नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम मिथुन राशि का कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ग्रहों में क्या अंतर आ रहा है, उसकी दृष्टियां क्या हैं, उसके अनुसार जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हम कर्म के लेवल पर किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों का ख्याल रखें, क्या ज्योतिषी रेमेडी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपके चार्ट पे आ जाते हैं। आपका चार्ट मतलब मिथुन वालों का चार्ट। एक आपका जन्म का चार्ट है जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा है, जन्म पत्री जिसको हम बोलते हैं। पर ये गोचर है, मतलब जर्नल है, एक इसको जर्नल है और डिपेंडिंग अपन आपके ग्रह जन्म पत्री में क्या दशा महादशा है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अलग हो सकते हैं। पर एक आइडिया होता है कि किस राशि का समय कैसा चल रहा है, और खास करके अगर आपको ये आइडिया है कि आपका कौन सा ग्रह कैसा है, दशा महादशा किसकी चल रही है, तो आप ज़्यादा इस चीज़ से अर्थ निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपका चार्ट आ गया। इसमें आप देख सकते हो महीने की शुरुआत में शुक्र जो है आपके लग्न में दिखाई देते हैं। इसके बाद सूर्य जो है कर्क राशि में रहेंगे। ये सूर्य जो है ना 17 तारीख को फिर सिंह में आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में, और शुरुआत में कहाँ रहेंगे, आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि में रहेंगे। ठीक इसी तरह जो शुक्र हैं ये भी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे 6 तारीख को, पर शुरू में आपके यहाँ पर रहेंगे अगस्त में। बुध की बात करें तो बुध जो हैं 20 तारीख तक सिंह राशि में तृतीय भाव में रहेंगे, और 20 के बाद ये चतुर्थ भाव में आपके कन्या राशि में आकर भद्र नाम का महापुरुष योग बना देंगे। इसके बाद केतु आपके तुला राशि में पंचम भाव में रहेंगे। भाव ये पंचम है और तुला राशि 7वीं राशि, इसलिए यहाँ पे 7 लिखा है। छठा भाव खाली, 7वां भाव खाली, और अष्टम भाव में शनि महाराज वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। जो पहले कुंभ में थे अब 12 जुलाई से यहाँ पे आ चुके हैं आपके, और पूरे अगस्त जो है वो आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो अष्टमेश शनि है आपके, कहीं ना कहीं ढैया की फिर से है, पर ये आखिरी बार है। इसके बाद ये जब कुंभ में जाएंगे जनवरी में 2023 में, फिर उसके बाद वो वापस नहीं आने वाले। गुरु 10वें भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और राहु एकादश भाव में हर एक ग्रह शुभ रहता है। और मंगल की अगर बात करें तो मंगल 10 तारीख तक मंगल भी एकादश में है, पर उसके बाद मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी आपकी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट की बात करें तो आपका शुक्र आपकी कुंडली के अच्छे ग्रहों में से एक है। आपके लग्नेश के मित्र हैं, बुध शुक्र की मित्रता है काफ़ी, और आपकी कुंडली का सबसे अगर कोई एक ग्रह चुना जाए जो सबसे अच्छा है तो वो शुक्र ही है, जो कारक ग्रह कह सकते हैं। तो वो आपके लग्न में रहेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। पर ये रहेगा आपका सिर्फ 6 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे शुक्र। तो क्या कर सकते हैं, फॉरेन की चीज़ों से आपका लाभ हो सकता है, विदेश की चीज़ों से लाभ हो सकता है, और आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपको आकर्षण आपके अंदर रहने वाला है। अगर आप किसी क्रिएटिव काम में, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम में, मीडिया, परफ्यूम इंडस्ट्री है, आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, शुक्र से जुड़ा, लेडीज़ से जुड़ा हुआ काम है, मेकअप से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो उससे जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी सफलता मिलने का चांसेस है। शुक्र यहाँ पर कब तक रहेंगे, 6 तारीख तक। शुक्र इस समय आपके 6 तारीख तक सप्तम भाव को भी देखेंगे तो मैरिज लाइफ के लिए भी बढ़िया है, प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। पर 6 के बाद वो आपके द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे, और द्वितीय भाव में भी शुक्र का जो गोचर है वो शुभ माना गया, अच्छा माना गया। धन को बढ़ाने वाला है, और आपका कह सकते हैं कि आपको फीमेल से लाभ हो सकता है, फीमेल से लाभ हो सकता है, स्त्रियों से लाभ हो सकता है। आप किसी तरह से आर्ट हो गया और इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं आप, आर्ट है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, तो फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा जो शुक्र का गोचर है। इसके साथ साथ शुक्र चूंकि पंचम के भी स्वामी है तो पढ़ाई लिखाई से भी लाभ रहेगा, आपको स्कॉलरशिप आदि भी मिल सकती है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा शुक्र का गोचर। शुक्र 12वें भाव के स्वामी है, तो अगर आप किसी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, तो आपको लाभ रहेगा, विदेश के लिए बढ़िया। अगर हम एकदम कॉपी करें भाई शास्त्रों में क्या लिख रखा है,
द्वितीय भाव के शुक्र के लिए, तो धन संबंधी कार्यों में सफलता, धन लाभ होगा आपको, ये लिखा गया है। ये सिंबॉलिकल लिखा रहता है, बाकी किस ग्रह का मालिक है, कहाँ जा रहा है, उससे हम और सारे अर्थ भी निकालते हैं। तो शुक्र का गोचर अच्छा हो गया। अब एक खास बात और है, किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाए, क्योंकि हर एक ग्रह के कुछ भेद स्थान कह सकते हो, भेद स्थान, बाधक स्थान कह सकते हो आप, होते हैं। अगर वहां पर कोई ग्रह है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो शुक्र की बात करें, जब शुक्र लग्न में है तो उस समय उसका जो बाधक स्थान है वो अष्टम है, तो अष्टम में तो शनि चल रहे हैं, तो लग्न में उतना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। पर जैसे ही आपके वो द्वितीय भाव में आएंगे, महीने की शुरुआत में आ जाएंगे, तो जो उनका बाधक स्थान है वो जो है वो सप्तम है, और सप्तम में कोई ग्रह नहीं है। अगर होता तो शुक्र उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो शुक्र आपके, आप कह सकते हो अबाध स्थिति में है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में शुक्र अगर कुंडली में अच्छे हैं, ग्रह दशा आपकी शुभ चल रही है, तो शुक्र के जो धन वाला लाभ है वो आपको जरूर होगा। इसके बाद आ जाते हैं बुध, क्योंकि आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं। तृतीय भाव में रहेंगे 20 तारीख तक, उसके बाद चतुर्थ में आएंगे। तृतीय भाव में बुध का गोचर ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है, चतुर्थ में बहुत अच्छा है, मतलब 20 तारीख के बाद गोचर ज्यादा अच्छा है। अगर हम सीधा ऐसे रिजल्ट करें तो तृतीय भाव में आपकी वाणी से लाभ रहेगा, आपको वाणी का आपको ख्याल रखना है। आप अगर मार्केटिंग वगैरह में है, राइटिंग वगैरह में है तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा क्या शत्रु भय, शत्रु भय मतलब कि जो आपसे जलने वाले हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो कुछ करने की ट्राई कर सकते हैं। कब तक? 20 तारीख तक। 20 के बाद बुध जब आएंगे चतुर्थ में, फिर वो आपको धन लाभ दिखा रहा है, पैसे का लाभ दिखा रहा है, आप जो एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट मिलने को दिखा रहा है। और बुध के भी गोचर को जब चतुर्थ में रहेंगे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो भेद स्थान है, इसको जो ऐसा स्थान जहाँ पर कोई ग्रह तो उसका रिजल्ट कम हो, वो 12वां भाव है। तो 12वां भाव खाली रहेगा, तो बुध आपके कहीं ना कहीं दोनों जगह अच्छे हैं। 20 के बाद ज़्यादा अच्छे हैं। 20 से पहले थोड़ा शत्रुओं के प्रति, आपसे जो जलते हैं लोग, जो ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा सावधान सतर्क रहना है। बाकी आप मेहनती रहोगे, आप प्रयास करोगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी राइटिंग, क्रिएटिविटी, ये जो शैली होती है, अगर इस तरह से जुड़े हैं, आप मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके लिए आपकी जन्मपत्री में भी बुध का होना अच्छा होना ज़रूरी है। एज ए रेमेडी बुध को हम नारायण से जोड़ते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा, इसके साथ साथ बुध को गणेश जी से भी जोड़ते हैं, तो गणेश जी की पूजा, ओम गम गणपति का जाप, उनको आप दूर्वा आदि चढ़ा सकते हैं। किन्नर लोगों की हेल्प और उनके प्रति रेस्पेक्ट। किन्नर क्यों? क्योंकि जो बुध है ना, वो एक ऐसा ग्रह है जो ना मेल है ना फीमेल है, स्त्री है ना पुरुष है। तो किन्नर भी ट्रांसजेंडर होते हैं, ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। तो उनकी किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो काम में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में किन्नर लोग जो हैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं। और किसी भी तरह से किन्नरों की आपको हेल्प करनी है, आपके लिए अच्छा रहेगा। पक्षी आदियों को दाना डालते रहना भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि बुध तो आपके लग्नेश भी हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना आपके लिए ठीक है, अच्छा ही है। तो गणेश जी की पूजा भी आपके लिए बहुत बढ़िया कही गई है। 20 के बाद जब बुध यहाँ आएंगे, धन तो देंगे ही देंगे। यहाँ पर वो आपका भद्र नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, और जलधि और अंबुधि नाम का राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ में ही हो और शुभ ग्रहों के साथ या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जलधि अंबुधि नाम का राजयोग बनता है। तो ऐसे में क्या होता है, धन की कमी नहीं रहती है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगलों का सुख मिलता है, खूब सारा पैसा होता है व्यक्ति के पास, और बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। तो ये जन्म पत्री में अगर हो तो गोचर में क्या करेगा, गोचर में भी कहीं ना कहीं धन लाभ कराएगा। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला आदि का योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है, आपकी प्लानिंग चल रही है, तो आपको उसमें सफलता दिलाएगा। इसके बाद पंचम भाव में देखिए केतु बैठे हुए हैं। पंचम में केतु हैं। पंचम में आपका अगर केतु का गोचर होता है तो पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता है, केतु का हो या राहु का हो, पढ़ाई में आपका थोड़ा मन कम लगेगा और आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, लाइफ में रिस्क ले सकते हो। ये भाव जुए का भी है आजकल के मामले में कहा जाए तो, स्टॉक मार्केट आदि भी। और आजकल तो कुछ चल भी रहा है कि ऐड भी आता रहता है कि भाई ये जो ऐप्स आ रही है अब इसमें पैसा डालो और एकदम से ना अमीर हो जाओ। तो कुछ लोग होते हैं, बाकी सब अक्सर लॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनको उतना पता नहीं होता उस चीज़ का, उतनी नॉलेज नहीं होती है। पर कंपनी का तो फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से ऐड भी खूब आ रहा है, लोग बर्बाद भी खूब हो रहे हैं, एक आधा बाद हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्योतिष अनुसार तो जब केतु हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से अगर करना है तो उस चीज़ को सोच समझ के, काफ़ी
रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब अगर लाख रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपये आप कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं है, उस तरह से, या फिर उस चीज़ की आपको जानकारी है, मतलब रिस्क वाले चीज़ में नहीं जाना है। पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा मन कम लगेगा तो मन को बना के रखना है। माँ सरस्वती की और गणेश जी की आराधना करते रहें, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। केतु के देवता गणेश हैं ही और विद्या की देवी हैं वो माता सरस्वती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आपका हो गया आइडियल एक तरह की वर्शिप हो जाएगी। इसके साथ साथ केतु की अगर दशा महादशा है तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जा सकती है, मंत्र आदि की तरफ ले जा सकती है आपको, और आपका जो मन है वो शास्त्रों के प्रति भी, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, इस तरह की चीज़ों के प्रति भी जो रुझान केतु करा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया केतु का। केतु के लिए गणेश जी की पूजा, मछलियों का कुछ करना, मतलब उनको आप आटे की गोली डाल सकते हो, आप उनको ब्रेड डाल सकते हो, कुत्तों की सेवा करना। केतु के लिए आप झंडे का दान करना, ब्रह्म स्थान जो होता है वहाँ उसको साफ सुथरा, घर का जो मिडिल होता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उससे केतु का संबंध है, उसको साफ सुथरा बढ़िया रखें। वहाँ पर अगर आप गुरु और चंद्रमा से संबंधित चीज़ें रखते हैं तो केतु शुभ रहते हैं। वैसे भी गुरु शुभ, मतलब गुरु को शुभ करने से भी केतु शुभ होते हैं। ज्ञान के देवता हैं गुरु, और केतु भी हमको परम ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए मैरिज लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सप्तमेश की बात करनी होगी, सप्तमेश दशम भाव में है। शुक्र की बात करनी होगी, शुक्र का भी गोचर ठीक है। तो मैरिज लाइफ में मतलब लाभ है आपको, पार्टनरशिप में लाभ है। मैरिज लाइफ ही बिजनेस भी है आपका, तो बिजनेस में आपको लाभ होने वाला है, एफर्ट हार्डवर्क बढ़ने वाला है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लाभ रहेगा। किस चीज़ में? धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका लग्न है मिथुन तो आपको प्रेस्टीज या आप कह सकते हो नौकरी आदि लगने का चांसेज है, जॉब आपका लग सकता है, ये थोड़ा सा अंतर रहेगा। गुरु दशम भाव में है तो कार्य को बढ़ाएंगे जरूर, हार्डवर्क जरूर रहेगा और चैलेंज भी लाएंगे। गुरु को लोग समझते हैं कि इजीली सब कुछ देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। गुरु आपको ज्ञान देते हैं पर ज्ञान का प्रयोग अगर आप नहीं करोगे तो गुरु रिजल्ट नहीं देंगे। और कई बार आपका ये अभिमान भी बन सकता है कि मेरे पास ज्ञान बहुत है तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र में आप देखोगे कि अच्छे गुरु में भी दिक्कत आ जा सकती है। तो ज्ञान के साथ साथ आपको कर्म भी करना, आगे भी बढ़ना, अपग्रेड भी होते रहना, जमाने के साथ साथ बदलना भी है थोड़ा सा। गुरु दशम भाव में लग्न से शुभ माने गए हैं, राशि से थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ा देते हैं, मेहनत बढ़ा देते हैं, आपको चेंज ऑफ प्लेस भी करा देते हैं। अगर एकदम पढ़े हम शास्त्रों में क्या लिखा है, दशम भाव में अगर गुरु हैं तो धन से संबंधित दिक्कत आ सकती है, स्थान संबंधी परेशानी आ सकती है, पुत्र आदि को मतलब संतान का ख्याल रखना है। पुत्र संतान के लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं, दशम में जा रहे हैं, दशम कर्म का प्रतीक है, तो संतान को बहुत ज़्यादा एफर्ट हार्डवर्क है। एक समय आएगा जहाँ उनको थोड़े चैलेंज लेने पड़े, तो इस तरह का वो दिखाएंगे। गुरु धन के भी प्रतीक हैं, तो धन का जो स्वामी है वो कहाँ आ रहा है, कर्म के क्षेत्र में आ रहा है, प्रताप के क्षेत्र में आ रहा है, एफर्ट के क्षेत्र में आ रहा है। तो एफर्ट हार्डवर्क मेहनत की आवश्यकता होगी धन प्राप्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं भाई हर कोई चाहता है आसानी से चीज़ें हों, तो उस तरह से गुरु यहाँ पर हल्के से नेगेटिव कहे जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अपनी ही राशि में और हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी दे सकते हैं। अगर कुंडली में अच्छे हैं, आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है। गुरु को शुभ रखने के लिए घर में नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो साफ़ सुथरी हो, कटी हुई ना हो, इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है। वहाँ पर कुछ टॉयलेट इस तरह का कुछ चीज़ें ना हो, पुरानी चीज़ें ना पड़ी हो, हवादार हो, खुली हो, सूर्य वहाँ पर आता हो। उसके साथ साथ आप गुरुओं की रेस्पेक्ट करें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, मतलब अपने अंदर आप बदलाव लाएंगे तो तब भी चीज़ें ठीक होंगी। इसके साथ साथ ब्रह्मांड में तो बदलाव लाना मुश्किल है, अपने घर में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तब भी चीज़ें आपकी थोड़ी ठीक होंगी। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अपने अंदर क्या भाई, रेस्पेक्ट आपको बढ़ानी है, ज्ञान के प्रति आपको रेस्पेक्ट करनी है, मंदिर वगैरह जाना है। किसके साथ? श्रद्धा के साथ। ऐसे नहीं कि बस रेमेडी के लिए जाना है, श्रद्धा के साथ अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखनी है। और गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, पीले फ्लावर नारायण पर चढ़ा सकते हैं, भगवान विष्णु पर चढ़ा सकते हैं। और गुरु के लिए आप ब्राह्मण आदि या आपके टीचर, आपके जो ऐसे लोग हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पीली चीज़ों में पीला कपड़ा भी है आपका, चने भी आते हैं आपके, और पीले रंग के फ्लावर भी उसमें आते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि कपड़ा ही हो, कोई भी पीली चीज़ हो सकती है। हल्दी भी आता है, केसर भी आता है, हल्दी केसर का प्रयोग, हल्दी केसर का दान भी
गुरुवार के दिन बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, आपके चतुर्थ भाव पर है, छठे भाव पर है, तो वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। किससे? एफर्ट से, हार्डवर्क के। सोर्स तो एफर्ट से आ रहा है ना, हार्डवर्क से आ रहा है, समाज में प्रतिष्ठा से। आपको छुपना नहीं है, आपको आगे आना है, सामना करना है, अपना जो आपका चैलेंज है उसको आपको स्वीकार करना है और धर्म के रास्ते पर, सही रास्ते से जाके उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, बढ़िया होंगी। छठे भाव पर थोड़ा बहुत जलन करने वाले लोग आपसे बढ़ जाएंगे, थोड़ा शत्रुता भी आपकी बढ़ने वाली है। वैसे भी जब आप की शत्रुता बढ़े, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ लाइफ में कर भी रहे होते हैं, और जब कुछ करते हैं तो थोड़े बहुत शत्रु बढ़ते भी हैं। और साथ में सेवा को आपको बढ़ाना है, मतलब सेवा, किसी की सेवा करना, किसी की हेल्प करना आप लाइफ में करते रहेंगे। अच्छे कार्यों में अपना कहेंगे कि कहीं ना कहीं समय देंगे तो आपको ये गुरु थोड़ा फेवर करेंगे, अच्छा करेंगे। राहु और मंगल का अंगारक योग एकादश भाव में है। बड़े भाई बहनों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, पर ओवरऑल आपको रियल एस्टेट, ज़मीन, इंटरनेट और फॉरेन चीज़ों से, इलेक्ट्रिक चीज़ों से लाभ होने वाला है। नुकीली चीज़ें हो गई, इंस्ट्रूमेंट हो गए, उससे आपको लाभ होने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, फौज में हैं, स्पोर्ट्स में है, मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों में है, तो आपको लाभ रहेगा। ये कब तक है? आपका 10 तारीख तक है। मंगल राहु साथ में हो तो थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, गुस्से से आप किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकते। मंगल राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है, वहाँ पर केतु है। संतान के प्रति आपका रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, उनका ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई में आपको ध्यान रखना है। प्रेम में भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने गुस्से को नीचे रखना है, भ्रम के चक्कर में नहीं आना है, और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाओं को बना के रखना है, रेस्पेक्ट रखनी है। कोई स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपको आपके स्पाउस, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ टकराव की स्थिति यहाँ पर बने, क्योंकि राहु मंगल दोनों की दृष्टि आ रही है आपके प्रेम के भाव पर। ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी 10 तारीख के बाद, क्योंकि 10 तारीख के बाद मंगल 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल का गोचर 12वें भाव में भी बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं कहा गया है, और वो है भी शत्रु के भाव में। क्या खास हो सकता है? एक तो गर्मी की अधिकता हो सकती है, शरीर में पित्त रोग आदि रह सकते हैं, तो गर्मी तो वैसे ही ज़्यादा है, तो पानी वगैरह पीते रहें। मानसिक स्वास्थ्य, सर दर्द वगैरह हो सकता है ऐसे में, और धन हानि का योग बनता है। आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, या फिर कहीं सोच के जाओगे कि 100 रुपये लगेंगे, वहाँ 200 लग जाएं, तो थोड़ा सा चीज़ों के बारे में जानकारी करके जाएं। ये पहले तय कर लें, ये एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं है, वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं, इस बात का ध्यान रखें। मंगल यहाँ पर आएंगे तो देखिए तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, छठे पर और अष्टम पर। तो मैरिज लाइफ के लिए दोनों ही जगह थोड़ा सा मंगल एक सिचुएशन बना रहे हैं, जब मैरिज लाइफ के प्रति मंगल की अगर दशा महादशा है, कुंडली में अगर मंगल ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा संभाल के चलने वाला महीना है। हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। मैं तो कहूँगा गुस्से के साथ साथ लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है वो दूसरे से जुड़ती है और उसका कारण तीसरा बन जाता है। जैसे कि अगर आपको लालच है बाय चांस किसी चीज़ का और वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो वो आपके गुस्से को ट्रिगर करेगी, और फिर गुस्सा जो है आपकी बुद्धि पे, जैसा कृष्णा कहते हैं, कहीं ना कहीं एट मोमेंट आप सोच नहीं पाओगे, आप कुछ कह दोगे या कर दोगे और वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो लोभ है, काम है, ईर्ष्या है, अहंकार है, आलस्य, सारे जो दुर्गुण हैं, ये दुर्गुण भी नहीं कह सकते इनको, क्योंकि ईश्वर ने बनाए तो उनकी आवश्यकता है कहीं ना कहीं, पर जब वो आप पे कंट्रोल करने कर लगते हैं तो फिर वो दुर्गुण ही हो जाते हैं। तमस एक लेवल में ज़रूरी है, पर तमस अगर बढ़ता है तो दिक्कत आ जाती है। तो वो आपके कंट्रोल में रहे तो ठीक है, अगर मन आपके कंट्रोल में है तो ठीक है, अगर आप मन के कंट्रोल में हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मन के ही 7 घोड़े हैं ये, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मंगल भी हो गए, सारे ग्रह हो गए हमारे। राहु की बात करें, राहु शुभ स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, और 10 तारीख के बाद अकेले रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु एकादश स्थान में आपको लाभ कराते हैं, धन लाभ कराते हैं, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं, और भाग्य वृद्धि कराते हैं। कुछ भाग्यशाली चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहु जो हैं उनका भी यहाँ पे कोई भेद नहीं हो रहा है, मतलब वो अपनी शुभ स्थिति में है, वो अपना रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि राहु अगर आपके
11वें भाव में है तो केतु वगैरह को छोड़ के अगर कोई पंचम भाव में कोई ग्रह होता है तो फिर वो उसको कटता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। तो केतु तो सामने हमेशा रहेंगे, उनकी बात नहीं है। तो ऐसे में राहु उस स्थिति में है कि उनकी शुभ स्थिति का भेद नहीं हो रहा है। ऐसे में राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, राजयोग आदि में है, मतलब केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो फिर अचानक धन लाभ भी दे सकते हैं, आपको जमीन से एकदम आसमान पर ले जा सकते हैं। कि राहु का ऐसा ही नेचर है, अचानक से मतलब जो चीज़ की उम्मीद ना हो वो करके दिखा सकते हैं। तो ये राहु का भी हो गया। राहु को अच्छा रखने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करें, ओम एम महासरस्वती नमः, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और राहु जो है ना भ्रम, तो भ्रम को दूर करने का जो उपाय है वो ज्ञान ही है। और माँ चंडिका, माँ काली की पूजा भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने शत्रुओं का कह सकते हैं कि असुरों का जो महिषासुर बंधन मर्दनी, मतलब उनका विनाश किया था। और ये कहीं ना कहीं असुर या कह सकते हैं नेगेटिव क्वालिटी को दिखाता है। माँ जो होती हैं शेर पे बैठी होती हैं या टाइगर पे बैठी होती है, तो यही दिखाता है कि वो उनकी भक्ति, उनके भक्त जो हैं अपने लोभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार, उसको बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हो गया आपका राहु का। आपका राहु मंगल शुक्र सारे ग्रह हो गए। अब आ जाते हैं त्योहारों के प्रति। त्योहार 2 तारीख को नागपंचमी है। नागपंचमी जीवों की दया का प्रतीक है, मतलब नाग को भी दूध पिलाना है, बाकी सब जीवों की भी हेल्प करनी है। वैसे किसी कुंडली में काल सर्प या काल अमृत योग होता है तो उसके लिए भी नागपंचमी का व्रत बताया जाता है, नवनाग स्तोत्र बताया जाता है। काल सर्प योग कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, बहुत सारे बड़े लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। डेस्टिनी के फिक्स्ड को बताता है, पर ये आपको बहुत सारे धन लाभ भी दे सकता है। काल अमृत लोग आपको ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष की तरफ ले जाता है। जब राहु आगे हो, केतु पीछे हो, बीच में सारे ग्रह हो तो काल सर्प दोष है। जब केतु आगे हो, राहु पीछे हो, बीच में सारे ग्रह हो तो वो काल अमृत है। काल अमृत में गणेश जी की पूजा और काल सर्प में आप भगवान शिव, माँ चंडी की पूजा कर सकते हैं। उनके रूपों के अनुसार भी पूजा होती है, किस भाव में कौन सा ग्रह है। 14 तारीख को कजारी तीज है। 15 तारीख को आपका इंडिपेंडेंस डे है। 15 तारीख को संकष्टी है जो केतु से जुड़ा है, गणेश जी से जुड़ा है कहीं ना कहीं। और 19 तारीख को जन्माष्टमी है आपकी। 11 तारीख का रक्षाबंधन है। 12 तारीख की पूर्णिमा है। 31 तारीख की जो है गणेश चतुर्थी है। 8 तारीख और 23 तारीख की एकादशी है। इसमें से 8 वाली को श्रवणा पुत्रदा और 23 तारीख को अजय एकादशी है। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। 25 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और जो अमावस्या है वो आपकी 27 तारीख को है। संक्रांति जैसे हमने बात की 17 तारीख को है। तो ये रहे आपके त्योहार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।